बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेड्स ऑफ इनकम में जी हमारा लास्ट हेड स्टार्ट होने जा रहा है और इस हेड के स्टार्ट होने का मतलब है हमारे जहन में एक टारगेट हुआ करता है कि हम दिसंबर में या भले एक वीक पहला जनवरी का भी आ जाए, हमारा इनकम टैक्स अगर कंप्लीट हो जाए तो हम समझते हैं कि हमारा कोर्स की पेस बिल्कुल ठीक जा रही है। सम टाइम बच्चों को फीलिंग आ रही होती है कि शायद सर स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपने टारगेट के हिसाब से बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। हमें जनवरी में कोर्स कंप्लीट करना है, जाहिर है हम चाहते हैं कि फरवरी का पूरा मंथ आपके पास रिवीजन के लिए बच जाए। हमें बहुत 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 ज़्यादा टाइम अगर स्पेंड करना हो तो सेल टैक्स के ऊपर हमें 2 वीक्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम बिल्कुल अपनी ठीक स्पीड पे जा रहे हैं। हाँ, इसकी ज़रूर फिक्र करें कि जो पढ़ लिया है वो हमें आता है कि नहीं आता। इसकी फिक्र ना करें कि क्या रह गया है, वो इंशाल्लाह ताला मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है और वो बिल्कुल शेड्यूल्ड और प्लान्ड चल रहा है। जाहिर है आपके पास सारा कोर्स आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, आपको इल्म नहीं है, लेकिन हम पहली दफ़ा नहीं पढ़ा रहे, हमें पता है कहाँ टाइम लगना है कहाँ नहीं लगना है। इसलिए इसके ऊपर फोकस रखें कि आपकी तैयारी कहाँ खड़ी है, जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। लास्ट हेड ऑफ इनकम आ गया जनाब। हेड्स ऑफ इनकम हम जब भी शुरू कर रहे थे तो यही स्लाइड हमें नज़र आ रही थी पहली कि भाई हमने स्कोप डिफाइन करना है और हमने डिडक्शंस देखनी है और हमने बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी देखनी है और हमने टैक्सेबिलिटी देखनी है। हमने टैक्सेबिलिटी की बात, हर हेड का एक मिजाज है, वो कोई बात अपनी रियल इंटेंसिटी में हमें समझाता है। मसलन बिजनेस इनकम का हेड हमें ये बात समझाता है क्या चीज़ अलाउड है क्या चीज़ अलाउड नहीं। सबसे अच्छी बात ये बिजनेस इनकम में समझ आती है। ये वाला मिजाज, टैक्सेबिलिटी का मिजाज इस हेड में समझ आता है। हालांकि और जगह पर भी डिस्कस हो रहा है, लेकिन अपनी सही रियल इंटेंसिटी में इस वाले एरिया में हमें ये बात समझ आएगी। स्कोप क्या है ये तकरीबन हर एक के अंदर ही डिस्कस हो रहा होता है। रिसीट बेसिस, अक्रूवल बेसिस, ये हमें सैलरी में भी समझ आ रही होती है, इस हेड में भी समझ आएगी, प्रॉपर्टी में भी समझ आई। तो ऐसे चलते चलते अब हमारी ये चारों बातें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले जी वही स्कोप, कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन हमने पढ़ना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट्स हम किसे कह रहे हैं। कैपिटल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद अ बिजनेस। वो कहते हैं बिजनेस एसेट्स की बात नहीं हो रही है। बिजनेस एसेट्स की बात हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन ली और अमोर्टाइजेशन ली, इनिशियल अलाउंस लिया, इस तरह की बातों का डिस्कशन हो रही थी। वो कहते हैं कैपिटल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद अ बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड। पहली बात तो ये मींस की डेफिनेशन आ रही है, रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग है। हमारे पास जो डिक्शनरी मीनिंग है उसकी अब कोई अहमियत नहीं रही है, उसकी अहमियत खत्म हो गई है। बस जो आज यहाँ पढ़ रहे हैं ये रह गया। इसके बाद कैपिटल एसेट एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। इसको आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलें तो इसे हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं भाई जो चीज़ एज ए स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है, इसको खरीद के बेच के अगर आपको कोई गेन अराइज हो रहा है तो वो कैपिटल गेन नहीं है। ये तो असल में इनकम फ्रॉम बिजनेस है ना, जाहिर है। स्टॉक इन ट्रेड ही तो हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो कैपिटल गेन बना देंगे तो भाई फिर बिजनेस इनकम में कौन सी इनकम जाएगी। इसलिए इसको हमने यहां से बिल्कुल निकाल दिया, कैपिटल गेन में से इसको बिल्कुल माइनस कर दिया। एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 22 और अमोर्टाइजेशन अंडर सेक्शन 24। एसेट्स भी निकल गए। कौन से निकल गए? टेंजेबल भी निकल गए, इनटेंजेबल भी निकल गए। यानी कोई प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, कोई जो वहां चीजें खरीद रहे थे। बिजनेस में भी तो हम बिल्डिंग खरीद रहे थे, एसेट्स भी खरीद रहे थे, मूवेबल भी थे। कहते भाई वो तमाम एसेट जो बिजनेस में जिन पे डेप्रिसिएशन मिलती है वो सारे एसेट भी कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि हम पढ़ कर आए हैं। अगर हम सीख कर आए हैं, क्योंकि बिजनेस इनकम हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर बिल्डिंग के ऊपर गेन हो रहा है तो कैसे कैलकुलेट करना है, और वो गेन कहाँ जा रहा था? इनकम फ्रॉम बिजनेस में जा रहा था। अगर कोई हम एसेट, कोई प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे थे तो गेन ऑन डिस्पोजल अराइज हो रहा था ना, वो गेन ऑन डिस्पोजल कहाँ जा रहा था? बिजनेस इनकम में जा रहा था। तो जाहिर है दो हेड में तो नहीं आ सकता।
इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं यार वो वाले जो गेन्स थे वो आपके क्या हो चुके हुए हैं, माइनस हो चुके हुए हैं। यार इसको बंद कर दो। वो वाले गेन्स आपके क्या हो चुके हुए हैं, बंद हो चुके, माइनस हो गए। इंटेंजेबल के ऊपर भी और टेंजेबल के ऊपर भी। तीसरी बात, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। और अगर ऊपर क्योंकि उसने कहा था वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, वो कहते जो पर्सनल लाइफ में मूवेबल प्रॉपर्टीज है ना वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। उनको आप बेच दें तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। मतलब घर में कोई डाइनिंग टेबल पड़ी थी आपने बेच दी, गाड़ी बेच दी, घर पे आपने कोई एसी बेच दिया, घर की चीजें, लेकिन कौन सी, मूवेबल घर ही बेच दिया, वो नहीं, वही तो यहां लाना है, ठीक है ना। पहले दोनों ने ये बात की, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि नहीं यार तो बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी, तो नहीं 5-6 चीजें हैं मूवेबल, वो हमने कैपिटल गेन ही रखना है उसको। वो कौन कौन सी हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग और अदर आर्ट ऑफ वर्क। ये मैं समझाता हूँ क्या बात हो रही है। ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, पोस्टेज स्टैम्प, क्वाइन, मेडेलियन, एंटीक। बेसिकली एक बात, ज्वेलरी लाना चाह रहे हैं। बाकी सारी बातें मेरी आपकी जिंदगी की, एक आम इंसान की जिंदगी की नहीं है। ये कोई आर्ट के जो कलेक्शन वाले लोग हैं ना उनकी बातें हो रही हैं। ये उस पेंटिंग का जिक्र नहीं हो रहा जो मेरे आपके घर में थोड़ी सी आम सी पेंटिंग लगी हुई है, वो तो बिकती भी नहीं है बाद में, ठीक है ना। वो वाली पेंटिंग का जिक्र नहीं हो रहा। ये पेंटिंग का जिक्र हो रहा है जो 1-1 करोड़ रुपए की पेंटिंग है, जो आर्ट वर्क है, जो जितना पुराना होता जा रहा है उतना ही महंगा होता जा रहा है, ठीक है ना। एक पेंटिंग खरीदी थी 20 लाख रुपए की, बेची है 70 लाख रुपए की, उन पेंटिंग का जिक्र हो रहा है। आम वाली पेंटिंग, लेकिन जाहिर है पढ़ने में तो ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं यार ये कितनी चीजें, 1, 6, वो कहते हैं ये 6 चीजें मूवेबल हैं, पर्सनल भी हैं, इन्हें बेचेंगे, सेल करेंगे तो कैपिटल गेन अराइज होगा। इसका मतलब है अब 2 हिस्से बन गए। बिजनेस के तो सारे एसेट्स निकाल दिए ऑलमोस्ट हमने, जो स्टॉक इन ट्रेड है वो भी निकाल दिया और जो फिक्स एसेट्स हैं वो भी निकाल दिए, क्योंकि बिजनेस के एसेट्स के ऊपर जो गेन और लॉस अराइज हो रहा है वो बिजनेस इनकम में जाना है, ये निकाल दिया। पीछे बचा क्या है, पीछे पर्सनल बचे हैं। पर्सनल में भी मूवेबल सारे निकाल दिए सिवाय इन 6 के, तो इसका मतलब है पर्सनल के इमूवेबल बचे हैं। प्लॉट बचा है, घर बचा है, फ्लैट बचा है, ये चीजें बची हैं। और एक और चीज बची हुई है जो शेयर्स हम खरीदेंगे, ठीक है ना। जो शेयर्स हम खरीदेंगे एक वो चीज बची हुई है। तो ये वाली बाकी सारा कुछ निकल गया यहाँ से। तो एक हमने वहां एक डेप्रिसिएशन पढ़ी थी, एक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इनकम फ्रॉम बिजनेस में, डेप्रिसिएबल एसेट, ठीक है। और मैंने कहा था कि शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली डेफिनेशन है वो, और दूसरी जगह ये आ गई सबसे ज्यादा। सबसे पहला सवाल तो आप यही अज्यूम करें कि उसने पूछना है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन रिप्रोड्यूस करें, ठीक है ना। तो ये रटा लगानी है डेफिनेशन, खाली समझना जरूरी नहीं है, इसे हमने याद भी करना है, रटा भी लगाना। अब इन सारी बातों को ऐसे ही जरा सा करने के लिए, जैसे एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, कोई ऐसा स्क्रिप्ट जो नायाब, जिसकी कोई हिस्टोरिकल वैल्यू हो। जैसे आप मदीना मुनव्वरा में जाएं तो वहाँ आपको कुरान पाक नजर आते हैं कि ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर थे, ये दौर नबवी के कुछ चीज़ें हैं, ये उनका जिक्र हो रहा है कि अगर कोई इस तरह की हिस्टोरिकल, ये जो आपने सीए की किताबें खरीदी हुई हैं और बाद में आप वो सोशल मीडिया पे लगाते हो भाई किसी को किताबें चाहिए पीआरसी की, उनका जिक्र नहीं हो रहा, ये उनकी बात नहीं हो रही है। फिर इसी तरह फोलियो, कि कोई कवर, कोई इस तरह की चीज़ें, ये सब हिस्टोरिकल नेचर की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। कोई और इसके स्कल्पचर, ठीक है, इस तरह की कोई फर्स्ट डे कवर की कोई ऐसी अहमियत कि ये पाकिस्तान पोस्ट का पहला लेटर है जी, इसकी अब एक हिस्टोरिकल वैल्यू हो गया है, इसके साथ कोई वैल्यू अटैच हो गई है, इस तरह की चीज़ों का जिक्र हो रहा है। यहाँ जो बेटा खामोश हो जाए, यहाँ जो काम की बात बची हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी बची हुई है कि गोल्ड के सेल और परचेज के ऊपर जो गेन आ रहा होगा वो टेक्निकली चल रहा होगा। बाकी ठीक है, पेपर में वो कह देगा एक एंटीक बेचा है, तो क्योंकि लफ्ज़ एंटीक यहाँ आ रहा है तो हम उसे एंटीक मान लेंगे। वो कहता है भाई हमने एक क्वाइन बेचा है, कोई इस तरह की चीज़ बेची है, तो इस तरह का कोई पेपर में, तो सारी ज्वेलरी आ जाएगी। सारी ज्वेलरी में गोल्ड नहीं, यानी कि ज्वेलरी की डेफिनेशन में सब कुछ आ जाएगा, क्वाइंस, मेडेलियन, एंटीक, कोई इस तरह की चीज़ें। अब जाहिर है कोई हिस्टोरिकल क्वाइंस हैं, जैसे हमारा एक
बेटा खामोश हो जाए यार, क्या ये स्टुपिडिटी है, मैं अब इसमें क्या कह सकता हूँ इसमें। क्लास में बैठने का इससे बुरा अंदाज कोई नहीं हो सकता कि जो अच्छे बच्चे क्लास के हैं वो भी बोल रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है बच्चा उसे भी ये नहीं ख्याल आ रहा। अच्छा जी, कॉइन्स जो हैं ये जाहिर है फिर हिस्टोरिकल कॉइन्स का जिक्र हो रहा है, जो कॉइन कलेक्शन वाले लोग हैं और जो इस तरह के लोग हैं। लेकिन यही मैं अक्सर एक छोटा सा किस्सा सुनाया करता हूँ कि ये शायद मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2007-8 के आसपास की। तो एक बच्चा मेरे पास ACCA के लिए, एक स्टूडेंट मेरा आया ACCA का, और उसने ऐसी बातों बातों में जैसे कोई बच्चा थोड़ा करीब हो जाता है, तो उसने एक दिन बताया कि सर मुझे कॉइन कलेक्शन का शौक है। तो एक आम सी फैमिली का बच्चा, नाम सादा सा बच्चा। तो मैंने फ़ौरन उनसे कहा, मैंने कहा शौक तुमने अमीरों वाले पाल लिए। कहता हाँ सर आपने बात बड़ी सही की है, मुझे मतलब जुनून की हद तक कॉइन कलेक्शन का शौक है, और जब मुझे कोई कॉइन मिल रहा होता है ना तो मेरे पास पैसे ना हो तो मैं अपनी बाइक बेच देता हूँ, अपनी चीज़ें बेच देता हूँ और वो मैं कॉइन खरीद लेता हूँ। यार क्या बात है। खैर ये बच्चा मेरे पास पढ़ रहा था उस वक्त, उसके बाद कोई थोड़ी सी एक बेसिक सी कॉइन की कलेक्शंस थी। अब पढ़ के चला गया, मेरी इस बच्चे से मुलाकात होती है कोई 2020-21 के आसपास दोबारा। तो कासिम अली शाह फाउंडेशन में हमारी एक मुलाकात होती है इससे दोबारा। तो मैं तो जाहिर ऐसे ना पहचाना, इसने मुझे पहचाना, इसने कहा कि वो सर मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ ये। अच्छा मुझे इसका भी ये वाली बात भी नहीं पता थी। तो मैं इसे ऐसे देख रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था। कहता नहीं सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर मैं याद आ जाऊँगा। कहता सर मैंने आपको ऐसे बताया था कि मैं कॉइन कलेक्ट करता हूँ, आपने कहा यार तूने अमीरों वाला शौक पाल लिया। मैंने कहा अच्छा तुम वो। कहता हाँ मैं वो बच्चे। कहते सर आपको पता है मैं अब कौन हूँ? मैं कहा यार क्या बात है, क्या कह रहा है? फिर उसने मेरे से नंबर लिया मेरा, मुझे उसने कुछ फ़ौरन क्लिप्स व्हाट्सएप किए, एक्सचेंज किए। उसने कहा सर मेरा इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कलेक्शन कॉइन्स की मेरे पास है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है। BBC वाले और फुलां वाले और यूरोपीय यूनियन वाले हर वक्त मेरे से टाइम लेते हैं। ठीक है ना। शौक इंसान को यहाँ ले जाता है, शौक इंसान को यहाँ ले जाता है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी कलेक्शन है कॉइन्स की। तो अब फिर आजकल वो एग्जीबिशन भी करता है और इस तरह के काम भी करता है, और एक बड़ा वेल नोन जाहिर है एक बंदा बन गया। तो उसका देखें, इंसान को कोई शौक हो तो वो इंसान 8-10 साल अगर जुनून में किसी फील्ड में लगा देता है ना, तो कहीं ना कहीं पहुंचा खड़ा होता है। क्या है वो ऐसा ही शौक क्यों ना हो, कॉइन कलेक्शन का ही शौक क्यों ना हो। अब इस वक्त तो पाकिस्तान में पहचान बना हुआ है और यहाँ से अब वो पैसे कमा रहा है, यहाँ से वो उसने इसी को एज अ करियर डेवलप कर लिया। बिकॉज एक शौक था, उसने अपना जो शौक था उसी को उसने अपना करियर बना लिया। नाम मेरे ध्यान में अभी आ जाता है, नाम नेमिंग मेमोरी मेरी बड़ी वीक है, तो अभी आ जाता है। मैं बल्कि फेसबुक खोलूँगा तो पहली दूसरी पोस्ट में ही वो मेरे पास आ जाएगा। तो मेरी कई दफ़ा ख्वाहिश हुई कि हम यहाँ भी कलेक्शन का कोई एक वो करवाएं, एग्जीबिशन करवाएं, या इस तरह के लोगों को बुलाएं जो आकर बच्चों को बताएं कि यार शौक से इंसान आगे मंजिलें कैसे तय कर लेता है। खैर है नहीं हाँ जी, तो ये उन कॉइन्स का जिक्र हो रहा है। तो बल्कि जब पीछे एक दफ़ा वो इमरान खान के मेडल्स और उनके ऊपर कुछ केसेस बन रहे थे ना, वो मेडल बेच दिए, तो वो जियो ने जिस बंदे को टेलीफोन पे लिया तो यही बच्चा था कि जाहिर है इसी के पास सबसे ज़्यादा मेडल्स और एंटीक्स और इसका नॉलेज है, तो ये इस प्रोफाइल का बच्चा बन गया। अच्छा जनाब, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एसेट। अब एसेट बचे क्या हैं? एक तो हमने कहा जी निकल क्या गए हैं, तो हमें पता चला भाई सब कुछ निकल गया है। स्टॉक इन ट्रेड निकल गए हैं, यानी करंट एसेट्स निकल गए हैं, नॉन करंट भी निकल गए हैं। इसका ये मतलब हुआ वो नॉन करंट जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन मिल जाएगी, क्योंकि इनकी इनकम को हम कहाँ ले गए हैं, बिजनेस इनकम में। करंट एसेट की इनकम कहाँ है, बिजनेस इनकम में चलेगी। नॉन करंट की इनकम कहाँ है, बिजनेस इनकम में चलेगी। तो ये बाकी कुछ बचा। इसका मतलब है एक आम आदमी की बातें बची हैं। अब आम आदमी की जिंदगी में ज्यादातर दो तरह की बातें होंगी, या मूवेबल होंगे, तो मूवेबल में तो ये 6 बातें हैं, बाकी इमूवेबल होंगी, और एक होंगे कंपनी के शेयर्स वगैरह, लिस्टेड कंपनी की और अनलिस्टेड कंपनी की। ये 3 बातें हमने मोटी मोटी यहाँ पर पढ़नी है।
जब हम कैपिटल गेन पढ़ रहे होंगे ना, तो कैपिटल गेन अब असल में ऐसे 4 बातें हमने पढ़नी है। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन्स पढ़ने हैं कि जो प्रॉपर्टी मूव नहीं हो सकती, यानी लैंड एंड बिल्डिंग, इससे रिलेटेड बातें करनी है। फिर हमने लिस्टेड कंपनीज क्या नाम रख देना है, सिक्योरिटीज, और अनलिस्टेड उधर चली जाएगी अदर में, यानी स्टॉक एक्सचेंज में जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी की वहां हो रही है, उसका नाम हमने सिक्योरिटीज रख देना है, वो यहां आ जाएंगी। फिर पर्सनल मूवेबल, वो 6 बातें, इनका जिक्र करना है, और अनलिस्टेड और कुछ अदर चीजों का जिक्र यहां करना है। ऐसे हमने 4 हिस्सों में इस हेड को बांट लेना है, और ये बातें हमने पढ़नी है असल में। तो इसमें सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी से आगाज कर रहे हैं जी। A gain arising on the disposal of immovable property situated in Pakistan by a person in a tax year shall be chargeable to tax as separate block on the basis of holding period as under. अब आपने ना किताब की जरा सीक्वेंस चेंज हो रही होगी, आपने मेरी सीक्वेंस से किताब में जाकर ये चीजें पढ़ लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको एक लॉजिकल अरेंजमेंट के थ्रू आपको पढ़ाना है। वो कहते हैं भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब अगर तो ये बिजनेस में हुई तो आपको पता है वहां तो हमारी ऑफिस की बिल्डिंग होगी, फैक्ट्री की बिल्डिंग होगी, वहां तो हम इसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके होंगे, तो ये तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकल चुकी होगी। इसका मतलब है ये मेरी जाती जिंदगी के घर हो सकते हैं, प्लॉट हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकती हैं, फ्लैट हो सकते हैं, ये बिजनेस वाली नहीं है। बिजनेस वाली में तो फैक्ट्री बिल्डिंग, हेड ऑफिस की बिल्डिंग, वहां तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो वो तो फॉरेन कैपिटल एसेट से बाहर हो चुकी हुई है। वो कहता है जी कैसे कैपिटल गेन निकालना है, कैपिटल गेन इज इक्वल टू ए माइनस बी। व्हाट इज ए? ए इज द कंसिडरेशन रिसीव ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट, कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट, एंड बी इज द कॉस्ट ऑफ द। जाहिर है घर बेचा कितने का, घर लिया कितने का, इसके ऊपर गेन आ गया हमारे पास, ठीक है ना, इसके ऊपर हमारे पास गेन आ गया, इसको हम कैपिटल गेन कह रहे हैं। लेकिन एक सेक्शन हम 75 पढ़कर आए कॉस्ट से रिलेटेड, उसके अंदर एक अमेंडमेंट है, ये बड़ी अहम बात है, आने वाली अटेम्प्ट के अंदर ये डिस्कस हो सकती है। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कैश। वो कहते हैं इन केस एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू greater than 5 million rupees is purchased in cash, then it will have following implication. वो कहते हैं अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज आपने 5 मिलियन से बड़ी खरीद ली, 5 मिलियन मीन 50 लाख रुपए, 50 लाख से कम का घर आप कैश में खरीद लें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर खरीदते वक्त आपकी कॉस्ट जो थी वो 5 मिलियन से अबव हो रही है। अच्छा आपको पता है हमारी जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें 2 बातें चलती, एक कहलाता है डीसी रेट, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर ने रेट्स बना रखे हैं, गार्डन टाउन में क्या है, इकबाल टाउन में क्या है, डिफेंस में क्या है, फुला में, फिर जो इधर शुरू के ब्लॉक्स हैं उसका क्या है, पीछे वाले ब्लॉक क्या है, क्योंकि इससे ना हम क्या करते थे, हम टैक्सेस जो प्लॉट की परचेज और सेल के वक्त कैलकुलेट होते हैं ना, वो इस पर निकाल लेते थे। कुछ अरसे से हमने डीसी रेट ज्यादा पुराने हो गए थे, बहुत पुराने रेट्स आ रहे थे, वो अपडेटेड नहीं थे, तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट लगा दिया एफबीआर रेट। जहां एफबीआर रेट अवेलेबल हो जाए वहां एफबीआर रेट वैलिड हो जाता है, डीसी रेट पीछे चला जाता है। अच्छा एफबीआर रेट को बड़ा ड्रास्टिकली हमने अपडेट करके हम तकरीबन करीब ले आए हैं, यानी 70% ऑफ मार्केट वैल्यू के करीब ले आए हैं। अभी भी ये ठीक रेट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हर वक्त ऊपर जाती रहती है। तो वो कहता है कि जो 5 मिलियन वाली बात है ना, वो हमने आपकी प्राइस नहीं देखनी, बल्कि क्या देखना है, एफबीआर का रेट क्या है, कि उस इलाके में एफबीआर का रेट क्या है। अगर वो कहता है कि जी 5 मरले का प्लॉट जो है वो 4.9 मिलियन का है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप कैश में खरीद लें। लेकिन अगर वो कह रहा है 5.1 मिलियन का है, तो अब आपको इसे क्रॉस चेक से, जैसे बिजनेस इनकम का मिजाज था ना, वही मिजाज यहाँ लगा दिया, ताकि लोगों की फेयर वैल्यू देखी जा सके चीजों की। जी कुछ पूछ रहे हो बेटा? यहाँ पढ़ लेते हैं, पूरा 5 का डिसीजन मैंने थोड़े करना है, यहाँ लिखा होगा ग्रेटर देन 5, इसका मतलब पूरा 5 है तो अलाउड है, ठीक है ना, 5 मिलियन तक अलाउड है। Such amount shall not be treated as cost for computation of any gain on disposal. वो कहता है अगर आपने कोई घर
कोई कैश पर घर खरीद लिया, सारे ही कैश पर, तो भाई इसकी कॉस्ट 0 है आपकी किताबों की नजर में। जब गेन निकालेंगे ना A माइनस बी, बी 0 हो गया है, इसका मतलब है सेल प्रोसीड विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। मैं कर देता एक बात। दूसरी बात, 2 सजाएं दी हैं उसे। सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ FBR वैल्यू और DC रेट विच एवर इज हायर। ये 2 बातें हमने इसके ऊपर लगानी है। अच्छा, पहले अभी समझते हैं इसकी बारीकी में, वापस आते हैं। करने क्या जा रहे हैं? वो कहते हैं भाई जो प्रॉपर्टी है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको 3 हिस्सों में बांटने जा रहे हैं। एक है प्लॉट, एक है घर और एक है फ्लैट। वो कहता है 3 हिस्सों में बांटेंगे हम इसे। प्लॉट का मतलब है जो अभी खाली प्लॉट है, कंस्ट्रक्ट नहीं किया। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का मतलब है जहां घर, जमीन और बिल्डिंग आपकी मलकियत है। और फ्लैट का मतलब है जमीन आपकी मलकियत नहीं है, बल्कि जो ऊपर कंस्ट्रक्शन है वो आपकी मलकियत है। जैसे आपको समझ आ रही है ये बात। वो कहता है पहली बात करते हैं प्लॉट्स की। प्लॉट अगर आपने खरीदा और बेच दिया, वेयर द होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर प्लॉट खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया, तो क्या करेंगे? अभी हम अज्यूम करें हमने कैश में कोई पेमेंट नहीं की, जितने का बेचा माइनस जितने का खरीदा, ये आपका क्या आ गया? गेन आ गया। ठीक है ना? आपने एक प्लॉट खरीदा 1.5 करोड़ रुपए का, 2.25 करोड़ रुपए का बेच दिया, इसका मतलब है 25 लाख रुपए का गेन आ गया। इसके ऊपर टैक्स लगना है। अगर 1 साल के अंदर अंदर हमने ये काम कर लिया है, तो जो गेन आया 25 लाख रुपया, उसका 15% आपको टैक्स लगेगा। अब क्योंकि रेट यहीं गिवन है, तो पता चल रहा है ये सेपरेट ब्लॉक में चला गया, NTR में नहीं गया ना, सेपरेट ब्लॉक में चला गया। और हमने यहाँ ये बात पढ़ी भी थी, चार्जेबल टू टैक्स एज सेपरेट ब्लॉक ऑन दी बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। क्या मतलब? अब गवर्नमेंट चाहती है लोग ना इसको बिजनेस ना बनाएं, या बनाएं कोई बात नहीं, इलीगल नहीं कह रहे, बनाएं, फिर टैक्स ज्यादा दें। लेकिन अगर प्लॉट को होल्ड जितना ज्यादा करें 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 करें, उतना टैक्स आपका कम करते जाते हैं। जैसे अगर 1 साल में बेचा तो 15%, 1 साल से ज्यादा 2 साल से कम 12.5%, 2 साल से ज्यादा 3 साल से कम 10%, 3 साल से ज्यादा 4 साल से कम, करते करते अगर 7वें साल में बेचें, वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 6 ईयर, 6 साल प्लॉट खरीद कर रखी रखें फिर बेच दें, तो इनकम एग्जेम्प्ट होगी, अब कोई टैक्स नहीं देना आपने। अब ये एक सफर का आगाज हो रहा है जो कि 2012-13 में शुरू हुआ। बाज आ जाओ, फिर तुम बोलना शुरू कर दो। मेरे से पूछो उससे क्या, उसे वो उसने पेपर दिया पहले, उससे क्यों पूछे सर? पैसे उसे दिए हैं, फिर मुझे दिए, मेरे से पूछो। मेरे बच्चों को हलाल रिस्क खाने दो। चलो मैं बताता हूँ। अच्छा जी, तो वो ये एक दौर का आगाज हो रहा है। 2012 तक ये सारी इनकम एग्जेम्प्ट थी। आज प्लॉट खरीदें, कल बेचे, जो गेन आ रहा है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 2012 में पहली दफा प्रॉपर्टी को, स्टॉक एक्सचेंज के गेन्स को, इनको टैक्स नेट में लाया गया। फिर आहिस्ता 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 करते करते बढ़ाते 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 अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है ना? फिर शुरू में जब लाए गए तो बड़ा लो टैक्स लगाया गया, फिर ये कहा अच्छा जा रहा है 1 साल बाद बेचोगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, करते 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 अब बात 6 साल पर पहुंच गई। ठीक है ना? अब बात प्लॉट अगर खरीदें 6 साल होल्ड कर लें, होल्डिंग पीरियड डेट से चलेगा, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, डेट से चलेगा कि इस तारीख को खरीदा, फिर अगर 6 साल पूरे होने के बाद आप अगले दिन बेच दें तो फिर ये इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और इसमें इंसेंटिव क्या है? रेट शुरू हुआ 15% से, 12.5%, 10, 7.5%, 5, 2.5% ऐसे चला गया। ठीक है ना? इसीलिए लफ्ज क्या लिखा है? चार्जेबल टू टैक्स एज सेपरेट ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड की बेस पर टैक्स लग रहा है, यानी जैसे जैसे होल्डिंग पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स रेट कम हो रहा है। और एक फेज पे जाके आज भी वो अपनी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाता है कि यार इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हाँ, होल्डिंग पीरियड से हमने उसे जरूर अटैच कर दिया। आप 6 साल तक प्लॉट को रखें, 6 साल बाद बेचेंगे तो गेन भी खूब बड़ा सारा आ रहा होगा, जाहिर है प्रॉपर्टी तो ऊपर जा रही होती है, और आपको इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक होगी बात? किसका? प्लॉट, ओपन प्लॉट मीन जिस पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुई।
और अगर आपने घर खरीदा है तो घर क्योंकि ज्यादा जरूरतमंद लोग खरीद रहे होंगे, रहने के लिए खरीद रहे होंगे, तो गवर्नमेंट ने फौरन इसको थोड़ा रिलैक्स किया। तो उसने कहा यार नहीं, घर जो है कौन सा साल आ रहा है, वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 3 ईयर बट डज नॉट, घर 4 साल होल्ड करने के बाद बेचे तो एग्जेम्प्ट हो गया। 4 साल आप घर में रहे, फिर आपने घर बेच दिया, किसी और घर में स्विच कर गए, तो ये जो गेन अराइज हो रहा है ये एग्जेम्प्ट हो गया। ये भी उसी तरह चला, 15%, 10%, 7.5%, 5%, ये टेबल एग्जाम में प्रोवाइडेड होता है, याद नहीं करना। फिर आ गया फ्लैट। अब आमतौर पर बड़े लॉ, जब लेजिस्लेटर लॉ बना रहा होता है तो एक चीज को कहीं हमें लग रहा होता है कोई कुछ नहीं सोच रहा, कहीं सोच रहा होता है गरीब अमीर, बड़े आदमी पे टैक्स लगे, छोटे आदमी पे कम लगे। आमतौर पर फ्लैट इन 3 में रिलेटिवली गरीब आदमी, आम आदमी है, इसीलिए फ्लैट को 2 साल के बाद ही एग्जाम कर दिया गया। ठीक है ना। घर इससे बेहतर है। प्लॉट वो लोग खरीद रहे हैं जो ज्यादा पैसा है, उनके पास घर भी है और 10-10 प्लॉट भी हैं, 100-100 प्लॉट लोगों के पास एक सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, इसलिए उनके ऊपर सबसे ज्यादा एग्रेसिवली टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक होगी बात। अब दूसरी बात लिखी हुई है कि यार जब आपने ये घर, ये प्लॉट या ये फ्लैट खरीदा तो पैसे कैसे पे किए। जैसे बिजनेस इनकम हम पढ़े हैं ना पहले, कि कोई भी कैश ट्रांजैक्शन होती है हम उसे डिसअलाउ कर देते हैं, तो यहाँ डिसअलाउ कैसे कर रहे हो, कह रहे हैं हम इसको कॉस्ट तस्वुर नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्या है, ए माइनस बी। वो कहते हैं हम बी को रिड्यूस कर देंगे, फिर वो आपकी कॉस्ट तस्वुर नहीं होगी, ये गेन ज्यादा हो जाएगा तो टैक्स ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि इसको ड्राफ्ट कर लेते हैं। मिस्टर कामरान एक्वायर अ हाउस ऑन जुलाई 1st 2022 फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ 75। According to the purchase agreement, he paid 20% of the amount in cash and remaining 80% through cross pay order. The house was subsequently sold on March 31st, 24 for rupees 10 million, 100 million actually. इसे 100 करें, इसे 100 करें। ये मैंने अभी गर्मा गर्म सवाल है, मैं अभी आने से 5 मिनट पहले बना के आया, ये नई प्रोविजन है ना, इसका सवाल बनाना पड़ना था तो अभी बना कर आया, तो इसे यहाँ 100 कर दिया मैंने। जब आपको भेजूंगा तो 100 करके भेजूंगा, टेंशन ना। डिटरमिन द गेन और लॉस ऑन दिस ट्रांजैक्शन। अब बात क्या हो रही है, यही बात हो रही है, हमारी कॉस्ट कितनी थी, 75 लाख, 7 करोड़ 50 लाख, 75 मिलियन। लेकिन कैश कितना पे किया, 20%, 15 मिलियन। बाकी क्या बचा, इसमें से 15 माइनस कर दिया, 60। दिस विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। बी ये रह गया। अगर सारा क्रॉस चेक से पे करते तो इसमें बी होना था। ये वाली प्रोविजन देखा, अगर इस 75 लाख रुपए में से आप कुछ कैश, पहली बात है ये अप्लाई कब होना है, पहले देखना है ये 5 मिलियन से बड़ी अमाउंट है कि नहीं है। अगर 5 मिलियन से बड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो टेंशन कोई नहीं। ठीक है ना, फिर आप कैश में पे कर रहे हैं, पे कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये 75 मिलियन है तो जाहिर है 5 मिलियन से बड़ी है, तो पहली बात है मसला क्रिएट हो गया। अब अगर आपने कैश पे कर दिया, एक हो सकता है सारा ही कैश पे कर दिया, तो फिर कॉस्ट 0 हो गई और हमारे सवाल में 100 मिलियन ही गेन अराइज हो गया। 100 मिलियन। अब होल्डिंग पीरियड देखेंगे कि रेट कौन सा लगना है। पहले नेचर ऑफ प्रॉपर्टी देखेंगे, प्लॉट है, घर है या फ्लैट है, तो ये पता चला घर है। ठीक है ना। अब होल्डिंग पीरियड देखेंगे, कब खरीदा था, 1 जुलाई 2022, तो जुलाई 2023 1 साल, जुलाई 2024 दूसरा साल। लेकिन वहां तक तो नहीं गए, इसका मतलब है ऐसे देखना, 1 साल से ज्यादा, 2 साल से कम। होल्डिंग पीरियड ऐसे कैलकुलेट हो रहा है ना, होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट हो रहा है, वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर। यहां फॉल किए, इसका मतलब है गेन का 12.5% हमने टैक्स देना है।
सॉरी घर है 10% देना, ठीक है ना। अब गेन निकालना कैसे है, उसका फॉर्मूला हमारे पास आया हुआ है कि गेन इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि जब आपने घर बेचा तो कैश लिया है कि दिया है, नहीं, उस वक्त नहीं बात हो रही। जब आपने घर खरीदा था उस वक्त बात हो रही है। यहाँ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जनाब ये 100 मिलियन भी हमने कैश ले लिया है, नहीं, अब कोई चक्कर नहीं, अब ये अगले के लिए जिसने खरीदा उसके साथ निपटेंगे, बेचते वक्त आपके ऊपर कोई वो नहीं है। ये तो 100 मिलियन ही आ गया। बी जो कि 75 मिलियन आना था, कैश पे करने की वजह से वो 60 मिलियन रह गया। आपका 40 मिलियन का गेन राइज हुआ, जिसके ऊपर टेबल में जाकर आपने रेट देखना है कि मेरा रेट कौन सा है, 10%। इसका मतलब है एक तो 4 मिलियन आपने टैक्स पे करना है। एक बात होगी, 4 मिलियन का तो हमने टैक्स पे करना है, और कहाँ पे करना है, सेपरेट ब्लॉक में, एनटीआर में नहीं जा रहा ये, ठीक है ना, सेपरेट ब्लॉक में गया। एक दूसरा मसला भी है, एक और भी लॉ में कह रहा है, सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ द FBR वैल्यू और DC रेट विच एवर इज हायर। पेनल्टी भी लगेगी, 5% पेनल्टी भी लगेगी, ठीक है ना। किस पर पेनल्टी लगेगी, जितना कैश पे किया, जितना कैश पे किया। 5 मिलियन से एक्सीड नहीं, एक्सीड तो देखना है कि कैश दे सकता हूं कि नहीं। अब कैश नहीं दे सकते थे, अब तो 1 रुपया भी नहीं दे सकते थे। अब आपने कैश दिया है कितना, 15 मिलियन, इसका लगाएं 5%, ये भी आपने पे करना है जी। तो कैश में दे दें, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। पहली बात तो है कि ये तो कहीं हेड है ही नहीं ना, ये तो सेपरेट ब्लॉक का मतलब है कोई हेड ही नहीं है ना। लेकिन आप एज अ कॉन्सेप्चुअल देखें कि ये वाली पेनल्टी सर कहीं पे हो सकती है। मतलब फर्ज किया हमने बिजनेस का एसेट खरीदा था, ये बिजनेस के एसेट के ऊपर भी पेनल्टी है। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, ये क्योंकि हम वहां भी हमने मर्ज इसलिए नहीं किया था कि ये बात हमने पढ़नी यहाँ है, ठीक है ना। अगर ये बिजनेस का एसेट होता, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, चलो आपके सवाल की वजह से यही मैं थोड़ा अपडेट कर दूं, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, अच्छा वहां 1 मिलियन है, इस वाले के लिए 5 मिलियन है, और बिजनेस एसेट के लिए 1 मिलियन है। आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 3 मिलियन का और कैश में खरीद लिया, वहां क्या सजा है, वहां सजा है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, बिकॉज कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी, कॉस्ट में से निकल गया ना, वो जीरो होगी। लेकिन अभी उधर जाकर हम डिटेल में दोबारा इसको जब ये सेक्शन पढ़ लेते हैं तो फिर इनकॉर्पोरेट करते हैं वहां पर। अभी सिर्फ यहां की बात हो रही है। पेनल्टी कैसे लगेगी जी, सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ द FBR वैल्यू और DC रेट विच एवर इज हायर, तो ये भी आपने पे करना है। अभी वैसे आई कैप जब एग्जाम में सवाल देगा ना, ये वाली बात आपसे नहीं करवाएगा, ऊपर वाली करवाएगा, क्योंकि अभी इस सवाल का सिग्नलिंग इफेक्ट रहता है। अभी उसने हमें पिछले किसी अटेम्प्ट में नहीं बताया कि भाई तैयार हो जाओ, हाँ ये अलबत्ता तैयार हो जाओ कि इस दफा ये वाली ऊपर वाली प्रोविजन तो आपके एग्जाम में आनी है, ठीक है ना, क्योंकि जो नई प्रोविजन होती हैं वो जरूर टेस्ट हो रही होती है। प्रीवियसली हम ये वाली बात नहीं देख रहे होते थे, ठीक है ना, बल्कि A-B लगा देते थे, आप कैश में भी पे कर सकते थे। लेकिन ब्लैक मनी को, बाकी सारी चीजों को काउंटर करने का गवर्नमेंट का जो सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है वो क्या है, आप कहें कि बैंकिंग चैनल से पेमेंट्स आए, तो ये उस तरफ एक बड़ी पॉजिटिव अमेंडमेंट है कि जिससे हमारी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी में हमें फायदा मिलेगा। तो हमें पता चल गया, एक हेड की हमें बात समझ आ गई। इसी तरह छोटे छोटे से ये हेड्स आएंगे, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं है। हाँ, एक मसला है, ये इनकम हर दफा अपडेट हो जाता है। रीजन, ये पूरा हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन वहां से शुरू हुआ कि जहां इन सारी चीजों के ऊपर जीरो टैक्स था आज से 10 साल पहले तक। फिर ग्रेजुअली टैक्स लग रहा है, हर साल अमेंडमेंट आ रही है, हम प्रॉपर्टी में पहले थोड़ा सा टैक्स लगाया, 1 साल बाद एग्जाम कर देते थे, फिर 2 बार करना शुरू कर दी, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, अब हम इसे उठाकर कहाँ ले गए हैं,
6 साल पर लेके। फिर हमें एक और, अब जाहिर है हर बंदा जब कोई नई हुकूमत आती है वो देखता है यार अच्छा हम इसमें कहाँ से निकाल सकते हैं फर्दर टैक्स। तो एक क्लासिफिकेशन नहीं आ गई, कभी भी नहीं क्लासिफिकेशन होती थी। 2 साल पहले ये नई क्लासिफिकेशन आ गई कि प्लॉट्स को अलग करें, घरों को अलग करें, फ्लैट को अलग करें। इससे पहले ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी। इसलिए इस हेड के जो पास पेपर के क्वेश्चंस होते हैं ना वो इतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहते, बिकॉज वहां तो ये क्लासिफिकेशन ही नहीं आ रही होगी। ये हर दफा अमेंड हो जाता है, ये हर दफा अमेंड हो जाता है। और इसमें जैसा नया ट्रेंड चल रहा है इसमें से 8-10 नंबर का एक सेपरेट सवाल भी बन जाता है, और जब सैलरी का सवाल आएगा ना उसके अंदर ये मर्ज हो जाएगा, और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो बिजनेस वाले सवाल में मर्ज हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए बिजनेस के कोई भी सवाल आप उठाएंगे आपको वहां वो ब्लेंड होता नजर आएगा, और सैलरी के जो भी सवाल नजर आएंगे उसमें ये वाली बातें ब्लेंड होती नजर आएंगी, बिकॉज ये सैलरी में ही पूछी जा सकती है। इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी ही है ना, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी होती तो वो तो फिर रहना ही नहीं था कैपिटल गेन, वो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऑलरेडी कवर्ड हो जाना था। रेट की कोई टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए। उसूल सादा सा है, A-B। हाँ, एक नया उसूल ये थोड़ा सा आ गया कि भाई अगर कोई अमाउंट 5 मिलियन से बड़ा एसेट है और आपने जितना कैश में पे किया है वो कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, गेन लेते हुए कम अमाउंट आ रही होगी तो जाहिर है गेन आपका ज्यादा आ जाएगा। अच्छा जी, टैक्स हमने रेट लगाकर निकालना है और ये सेपरेट ब्लॉक में चले जाना है। इसका मतलब है वो जो टैक्सेबल इनकम थी उसमें से माइनस हो गया ना वहां, ठीक है ना, वहां से माइनस हो गया। अच्छा जी, टैक्सेबल इनकम में तो एनटीआर चल रहा था ना, एनटीआर में से तो निकल गया ये तो एनटीआर में नहीं रहा, ये तो सेपरेट ब्लॉक में आ गया। हमारे जितने टैक्स क्रेडिट्स थे वो एनटीआर की इनकम्स के थे, ये बात ध्यान में रखें। जो हमारी डिडक्शंस थी एडमिसिबल वो सारी एनटीआर की बातें हो रही थी, ये एनटीआर में नहीं रहा, ये तो कहाँ आ गया, सेपरेट ब्लॉक में आ गया। Najam has purchased a house in 20x1 for 20 million. 20 million. 5 million से exceed कर दिया। On 1st July 20x6, Najam entered into an agreement with Zamir for sale of the house for 25 million. As per term of the agreement, Najam received 5 million on the day the contract was signed, and balance amount was to be paid on 30th September 20x6. However, due to financial difficulties, Zamir failed to pay the balance amount on due date, and consequently, Najam forfeited the advance in accordance with the term of the agreement. On 15 February 20x7, Najam sold the house to Fareed for rupees 30 million. Advise Najam about taxability of the above transaction under Income Tax Ordinance 2021. बात समझ आ रही है? पहली बात, दो हेड को एग्जामिनर ने मर्ज कर दिया। ये पास पेपर का सवाल है 2017 की अटेम्प्ट का, इसीलिए देखें इसमें यहाँ कैश और वो वाली कहानी नहीं नजर आ रही, लेकिन अब आएगा तो वो कहानी बीच में आएगी। पहली बात तो ठीक है ना, इतने पैसे कैश दे दिया, इतना ये कर दिया, यहाँ कहानी 2017 में तो ये कानून ही नहीं था। हाँ, उसने उस वक्त के मुताबिक एक काम किया कि यार ये जो 5 मिलियन हमने लिया था और बाद में उसने घर नहीं लिया और 5 मिलियन हमारे पास ही आ गया, ये तो हमने स्कोप डिफाइन किया हुआ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, ये तो कैपिटल गेन नहीं है। अब ये एक बड़ी अच्छी मिसाल भी है कि हम कहते हैं यार लॉ किसे कहते हैं, हम कहते हैं जो लिखा है उसे लॉ कहते हैं। आप जरा गौर करें, लॉ लिखने वाले ने ऐसे लिख दिया, हमने एक घर बेचने के लिए लगाया, 5 मिलियन एडवांस लिया, बाद में बंदे ने घर नहीं लिया, इस गेन में से ज्यादा खुशबू कैपिटल गेन की नहीं आ रही। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में तो हम रेंटल इनकम टैक्स करना चाह रहे थे। फर्ज किया इस घर में पिछले 20 साल से हम रहते हैं, हमने घर बेचने की कोशिश की, नहीं बिका, 5 मिलियन की हमारी दिहाड़ी लग गई, फिर हम आ रहे हैं भाई हमने घर तो रेंट पे दिया ही नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि लॉ ने इसे ऐसे लिखा हुआ तो कोई दलील थोड़े चलेगी, जैसे लिखा हुआ वैसे ही चलेगा। तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, ये 5 मिलियन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। बात समझ आ रही है?
हालांकि इसके सारे सिम्टम, सारे हालात, सारे वाकयात इसे कैपिटल गेन से रिजेंबल करते थे, लेकिन लेजिस्लेटर ने ऐसे नहीं लिखा, तो बस ठीक है भाई, जैसे उसने बना रखा है वैसे चलना पड़ेगा। लॉ इज ब्लाइंड का ये बेहतरीन एग्जांपल है, जो लिखा है वही उसी के मुताबिक, कोई रैशनल अप्लाई नहीं करना। इसका मतलब है ये 5 मिलियन इनकम फ्रॉम उस साल जाएगा जिस साल हमने रिसीव किया था, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीट बेसिस पर टैक्स हो रही थी ना। फिर बाद में हमने दोबारा घर बेच दिया है, लिया कितने का था? 25 मिलियन का, बेच कितने का दिया थी? फिर अनदर 5 मिलियन का हमें गेन हो गया। 20 का लिया था, अच्छा 20 का लिया था, 20 का लिया था, तो 10 मिलियन का गेन हो गया। लेकिन जब अब ये नया बनेगा तो वो पहले उस 20 मिलियन की ऐसी तैसी फेरेगा कुछ कैश देके, ताकि आपको A माइनस B का करना है कि भाई कैसे चलना है, और कभी कंफ्यूज करेगा कि ये 30 मिलियन आपने कैश में ले लिया है। इसका कोई ताल्लुक नहीं। लॉ ने कॉस्ट की रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लॉ ने हमें कॉस्ट की रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि खरीदते वक्त इन केस एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 5 मिलियन रुपी इज परचेज्ड इन कैश। परचेज्ड इन कैश, सेल की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये जो मेरे से खरीद रहा है, जब वो बेचेगा उसे पता चलेगा उस वक्त। बेचते वक्त मैं कैश ले रहा हूं, मुझे कोई पेनल्टी नहीं लग रही। काश यहां भी कहता कि अगर बेचते वक्त लिया तो इसे सेल भी नहीं लेंगे, तो फिर तो एग्जम्प्ट हो जाते हैं। इसीलिए नहीं कहा, उसने बड़े विजिलेंस से काम किया। उसने कहा अगर तो हमने कह दिया ना कि सेल और परचेज दोनों को डिसअलाउ कर देंगे तो मौज लग जाएगी बंदों की। उसने कहा नहीं, सेल को डिसअलाउ करेंगे, परचेज को। आपने सारा इनकम टैक्स पढ़ा है, कभी रेवेन्यू को डिसअलाउ होते देखा है? एक्सपेंस को डिसअलाउ होते देखा है? तो A माइनस B में B एक्सपेंस है ना, तो इसीलिए A के ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं नजर आ रही, B के ऊपर नजर आ रही है। आप जनाब ये एक्सपेंस डिसअलाउ डिसअलाउ डिसअलाउ, कैश से नहीं पे किया, ये डिसअलाउ डिसअलाउ। कभी ऐसा ना कि अगर आपने सेल की और सेल आपने कैश में रिसीव कर ली तो हम आपकी सेल में उसे कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं, रेवेन्यू को कौन डिसअलाउ करता है? रेवेन्यू को डिसअलाउ करेंगे तो फिर तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होंगे। हमेशा कॉस्ट को डिसअलाउ किया जा रहा होगा। तो एक आसान सा हेड है, अब इंशाल्लाह 2-3-4 दिनों में हमारा ये हेड कंप्लीट हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। हमारे सारे हेड्स ऑफ इनकम का मतलब होगा कि न्यूमेरिक क्वेश्चन, जो कि अब 80% न्यूमेरिक पोर्शन है हमारा, ठीक है ना, वो हमारा इनकम टैक्स का 100% मुकम्मल हो जाएगा। सेल टैक्स का तो न्यूमेरिक एक ही है और वो 18 नंबर का। यानी अगर हम कहें कि 80 नंबर का पेपर आएगा न्यूमेरिक, उसमें से 18 माइनस करें, बाकी क्या बच गया? इसका मतलब है 62 मार्क्स के न्यूमेरिक सवाल हमारे अगले हफ्ते में कंप्लीट हो चुके होंगे। और मैंने ऊपर वो क्वेश्चन बैंक रखवाया, ले लिया आप लोगों ने? पास पेपर वाला ले लिया? उसको ले लें जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर हम दोबारा उसको 1 बाई 1 सॉल्व करना शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह 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 दिसंबर के अंदर अंदर आप ये कह रहे होंगे कि इनकम टैक्स का कोई न्यूमेरिक आएगा तो हम आंखें बंद करके सॉल्व कर सकते होंगे अल्लाह ने चाहा तो। नहीं, मैं भी करवाऊंगा उसको हेड को, क्योंकि अब हम उसे चाहते हैं कि पूरे को एज इट इज टेकअप कर लें सवाल को ना, बजाय इसके कि काट काट के। खुद से तो मैंने काट काट के तो करवा दिए हैं उसमें से आधे से ज्यादा सवाल आपको, ठीक है ना। अब हम उसे पूरे को एज इट इज करना चाह रहे हैं, तो बस 1-2 दिन की बात है इंशाल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।